अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमा को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर्स की 75वीं बैच की पासिंग आउट परेड का मुआयना करेंगे। साबिक रुकन असम्बली गोपाल रेड्डी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस को बताया अवाम की पसंद। नौजवान वोटर्स की राय दही पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत दी है कि हर ज़िले में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा कायम किया जाए जिसका नज़्म ज़िले में दस्तयाब अहल नौजवान मुलाजिमीन पर मुश्तमिल पोलिंग टीमें संभालें। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का दूसरा इजलास दिल्ली में इस वक्त जारी है, जिसकी सदारत साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद कर रहे हैं। अब खबरें तफसील के साथ। बीआरएस के सदर और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव कल से इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे। इंतखाबी मुहिम में चंद दिन के वक्फे के बाद केसीआर कल अचमपेट से इंतखाबी मुहिम का दूसरा मरहला शुरू करेंगे। इसके बाद वो वनपर्ती और मुंगोड़ में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। आइंदा 13 दिन के दौरान वह 26 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। पार्टी की जानिब से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक वो रोज़ाना 3 हलकों का दौरा करेंगे। केसीआर जुमा को पालेरू, महबूबाबाद और वर्धनापेट में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह जुमा को हैदराबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी में इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशनर की 75वीं बैच की पासिंग आउट परेड का मुआयना करेंगे। रस्मी मार्च पास्ट के बाद अमित शाह प्रोबेशनर से खिताब करेंगे। दीक्षांत परेड में जुमला 175 ऑफिसर ट्रेनी शिरकत करेंगे, जिनमें 20 गैर मुल्की ऑफिसर ट्रेनी शामिल है। कोर्स मुकम्मिल करने वालों में 34 खातून अहदेदार भी शामिल हैं। एकेडमी के डायरेक्टर अमित गार्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 155 IPS ऑफिसर ट्रेनी में 32 खातून IPS ऑफिसर ट्रेनी शामिल है। उन्होंने बताया कि ऑफिसर्स को साइबर जराइम से निमटने में दरपेश चैलेंजों से निमटने के लिए तरबियत दी गई। इन्हें अवाम के साथ बेहतर सलूक, अखलाकियात, ताल्लुकात आमा और क़ानूनी पहलुओं के बारे में भी ट्रेनिंग दी गई। साबिक रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा, कांग्रेस को बताया अवाम की पसंद। तेलंगाना के साबिक रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रियासती असम्बली इंतखाबात से ठीक पहले बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुज़िश्ता साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन एक साल में ही वो बीजेपी के तरीक़ेकार से नाराज़ हो गए और पार्टी से किनारा करने का फैसला कर लिया। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही वो कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि असम्बली इंतखाब के पेश नज़र बीजेपी की तरफ से जारी की गई उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में अपना नाम शामिल न होने से राजगोपाल रेड्डी नाराज़ थे। यही वजह है कि उन्होंने बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे भी बातें सामने आ रही हैं कि वो कांग्रेस में शामिल होने के बाद टिकट भी हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। दरअसल कांग्रेस ने उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त में मुनुगढ़ से किसी नाम का ऐलान नहीं किया है, जहां से रेड्डी रुकन असम्बली रह चुके हैं। बहरहाल बीजेपी से अपने इस्तीफा के बाद राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि इनका हदफ तेलंगाना में कि चंद्रशेखर राव हुकूमत को शिकस्त देना है। साथ ही रेड्डी ने यह भी कहा कि इस मरतबा कांग्रेस अवाम की पसंद है, लोगों का मूड कांग्रेस की हिमायत में है। काबिल ज़िक्र है कि कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी गुज़िश्ता साल अगस्त में तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। रुकन असम्बली की शक्ल में इनके इस्तीफा से मुनगोड़ असम्बली सीट खाली हो गई थी। इसके बाद हुए ज़िमनी इंतखाब में रेड्डी चंद्रशेखर राव की पार्टी के कुसुकुंतला प्रभाकर रेड्डी से तकरीबन 10,000 वोटों के फ़र्क से हार गए थे। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुनगोड़ से ज़िमनी इंतखाब को वोटर्स को लुभाने के लिए पार्टियों के खर्च के सबब मुल्क की तारीख में सबसे महंगे इंतखाबात में से एक तस्वुर किया जाता है। इंतखाबी अफसरान के मुताबिक इंतखाब के दौरान 8 करोड़ रुपए की नकदी और 5,000 लीटर शराब जब्त की गई। ये ज़िमनी इंतखाब मुल्क में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला इंतखाब होने के सबब भी सुर्खियों में था। इस दौरान 48 CCTV कैमरों ने इंतखाबी अमल पर नज़र रखी, जिसे 298 पुलिस स्टेशन पर वेबकास्ट किया गया था।
सुनीता लक्ष्मण रेड्डी नरसापुर असेंबली हलके से बीआरएस उम्मीदवार होंगी। बीआरएस ने नरसापुर असेंबली हलके से तेलंगाना विमेंस कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी सरबराह व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नरसापुर असेंबली हलके के उम्मीदवार के तौर पर सुनीता लक्ष्मण रेड्डी के नाम का ऐलान किया। इस सिलसिले में नरसापुर के मौजूदा एमएलए मदन रेड्डी के साथ इन्हें बी फॉर्म हवाले किया। इस मौके पर पार्टी ने मदन रेड्डी को, जो फिलहाल नरसापुर एमएलए की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात में मेदक एमपी के उम्मीदवार के तौर पर मौका देने का फैसला किया। ये फैसला बीआरएस पार्टी की कोर कमेटी ने किया है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि मदन रेड्डी एक सीनियर लीडर हैं जो पार्टी के आगाज़ से मेरे साथ हैं। वो एक लीडर के तौर पर मुझे बहुत ही अजीज़ हैं, जो 35 साल से मेरे साथ हैं। वो मेरे दाएं बाजू की तरह हैं, भाई बराबर हैं। पार्टी ने कुत्ता प्रभाकर रेड्डी की जगह मेदक पार्लिमानी हल्के से मदन रेड्डी को मौका देने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की शरीक हयात भुवनेश्वरी ने आज चित्तूर जिले में निजम गिलवाली के नाम से बस यात्रा शुरू की। वो मरहलावार अंदाज में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगी। पहले मरहले में वो 3 दिन तक चंद्रगिरी, तिरुपति और श्रीकालहस्ती का दौरा करेंगी। अपनी मुहिम के तहत भुवनेश्वरी अवाम को बताएंगी कि किस तरह चंद्रबाबू नायडू को स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इस काम में गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। वो चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर सदमे की वजह से फौत होने वालों के ख़ानदानों को दिलासा देंगी। उन्होंने आज चंद्रगिरी में 2 अफराद के मकानात का दौरा किया जो नायडू की गिरफ्तारी के सदमे से फौत हो गए थे। उन्होंने दोनों के अरकान ख़ानदान को पुरसा दिया और इन्हें 3-3 लाख रुपए के चेक पेश किए। हुकूमत ने फास्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर्स पर रबी सीजन 2023-24 के दौरान लागू की जाने वाली न्यूट्रिएंट पर मबनी सब्सिडी की शरह को मंजूरी दे दी। ये शरहें इस साल 1 अक्टूबर से आइंदा साल 31 मार्च तक लागू रहेंगी। आज दोपहर काबीना इजलास के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने नाइट्रोजन के लिए न्यूट्रिएंट पर मबनी सब्सिडी फ़ी किलो 47 रुपये 2 पैसे होगी। फास्फोरस के लिए सब्सिडी 20 रुपये 82 पैसे फ़ी किलो होगी, जबकि पोटाश के लिए सब्सिडी 2 रुपये 38 पैसे मुकर्रर की गई है। उन्होंने कहा कि न्यूट्रिएंट पर मबनी सब्सिडी पर 22,303 रुपये के अखराजात मुतवक्के हैं। इस इक़दाम से किसानों को रियायती दामों पर खाद दस्तयाब होगी। और उसमें एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव हम भारत के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। पहले भी उस दिशा में मदद की गई और पूर्व में भी आपने देखा होगा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी, कमी भी आई। ना हमने खाद और यूरिया की कमी आने दी और ना उनके दामों में बढ़ोतरी होने दी। आज का निर्णय भी एनबीएस पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है, वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। आगामी रबी सीजन जो हमारा 2023-24 का है, उसके लिए नाइट्रोजन के लिए 47.2 रुपये प्रति किलो, फॉस्फोरस के लिए 20.82 रुपये प्रति किलो और पोटाश के लिए 2.38 रुपये प्रति किलो और सल्फर के लिए 1.99 रुपये प्रति किलो 1.89 रुपीस प्रति किलो सब्सिडी प्रदान की जाएगी। और इसके लिए एनबीएस पर कुल 22,303 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2021 से ही केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की दरों को इस प्रकार से बढ़ाकर निर्धारित की जाती है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उसका प्रभाव हमारे किसानों पर ना पड़े। और इस बार भी किसानों को खाद रियायती दाम पर मिलती रहेगी। आगामी रबी सीजन जो हमारा आ रहा है 2023-24 का, जो 1 अक्टूबर से मैंने कहा, इसमें डीएपी पर 45 रुपये प्रति टन की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इन दरों से किसानों को डीएपी जो है वो 1350 रुपये प्रति बैग 1350 रुपये प्रति बैग ये पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार एनपीके
1,470 प्रति बैग और एसएसपी 500 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट पर ही उपलब्ध करवाए जाएंगे। इनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसानों को 1 रुपया भी ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और जो एमओपी है वो 1,700 रुपए प्रति बैग के पुराने रेट से कम अब 1,655 रुपए प्रति बैग मिलेगा, यानी कि घटी दर पर किसान को उपलब्ध करवाया। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत सम्मिलित करने का निर्णय किया है। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा कि कृषि योग्य भूमि जो है उसको सिंचाई योजना से जोड़ने का एक बहुत बड़ा बल मिलने वाला है। और सुनिश्चित ये भी करेंगे कि सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई सुविधा प्राप्त हो जाएगी। और इससे इस योजना से लगभग 14 मेगावाट बिजली उत्पन्न होगी, तैयार की जाएगी। और उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर वो उसके नजदीक के क्षेत्र के लगभग 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी भी इससे मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आगामी 5 वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, इसके 3 लाभ हो रहे हैं। 14 मेगावाट बिजली, वहीं पर 43 मिलियन क्यूबिक मीटर पीने का पानी मिलेगा, और तीसरा 57,065 हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी। अगर मैं आपको इसकी थोड़ा बैकग्राउंड बताऊं प्रोजेक्ट की, तो जामरानी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का फेज 1 1981 में पूरा हुआ था। ये फेज 1 में गोला नदी और रामगंगा नदी की सहायक नदी है। इस पर बैराज और कैनाल सिस्टम पूरा किया गया था। और फेज 2 में इसमें अब गोला नदी पर जामरानी विलेज के निकट एक कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम बनाने का निर्णय लिया गया है। इससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को लाभ मिलने वाला है। ये जो 57,065 हेक्टेयर भूमि है, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। नौजवान वोटर्स की रायदही पर खुसूसी तवज्जो देते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हिदायत दी है कि हर जिले में एक पोलिंग स्टेशन ऐसा कायम किया जाए जिसका नज़्म जिले में दस्तियाब अहल नौजवान मुलाजिमीन पर मुश्तमिल पोलिंग टीमें संभाले। 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में तकरीबन 2.6% वोटर्स पहली मरतबा हक रायदही से इस्तेफादा करेंगे। कमीशन ने इन नौजवान वोटर्स के नामों के इंदराज पर खुसूसी तवज्जो दी है जो इस साल 1 अक्टूबर को 18 साल के हो जाएंगे। इस मकसद के लिए इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब कायम किया गया जो दिलचस्प सरगर्मियों के जरिए स्कूली तलबा की तवज्जो मबजूल कराता है। इसके जरिए तलबा को इनकी रायदही के हक से वाकिफ़ कराया जाता है। इसके अलावा इन्हें रजिस्ट्रेशन और वोटिंग के अमल के बारे में भी बताया जाता है। इन सरगर्मियों और गेम्स को इस अंदाज में बनाया गया कि वो तलबा को सोचने, समझने और सवालात करने की तरगीब दें। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी का दूसरा इजलास दिल्ली में इस वक्त जारी है। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की ज़ेर क़यादत 8 रुकनी कमेटी लोकसभा और रियासती असम्बलियों के बेक वक्त इंतखाबात के इनेकाद के इम्कान का जायज़ा ले रही है। ये कमेटी दस्तूर हिंद के ढांचे के अंदर अपनी सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी इस बात का भी जायज़ा लेगी कि आया दस्तूर में तरमीमात के लिए रियासतों की जानिब से तौसीक़ ज़रूरी होगी या नहीं। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्सेस ने तहक़ीक़ात के दफ्तर बशीरबाग हैदराबाद में इंतखाबी अखराजात की निगरानी के लिए तैयारी के बारे में मीडिया से बातचीत की। डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्सेस इन्वेस्टिगेशन हैदराबाद ने तमाम 33 अजला में तश्कील दी गई इलेक्शन ड्यूटी टीमों के लिए तकरीबन 150 अफसरान और एहलकारों को तैनात किया है। महकमा इनकम टैक्सेस के क्विक रिस्पांस एहलकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रहनुमा खतूत के मुताबिक अगर किसी गाड़ी में 10 लाख रुपये से ज़्यादा की नकदी पाई जाती है और इसमें किसी जुर्म का शुबा है या किसी उम्मीदवार या एजेंट या पार्टी के कारकुन से ताल्लुक़ से फिर FST SST करेगा और अहदेदारों को हिदायत दी गई है कि नकद रकम जब्त करे और मालूमात इनकम टैक्सेस अथॉरिटी को दो। इनकम टैक्सेस क़वानीन के तहत ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। 24/7 कंट्रोल रूम और शिकायत मॉनिटरिंग सेल का क़याम आम लोगों से नकदी वगैरह के बारे में मालूमात शिकायत वसूल करने के लिए, जिसका मकसद इंतखाबी अमल में नाजायज़ इस्तेमाल को रोकना है। इस सिलसिले में टोल फ्री नंबर 1785-425-1800 और लैंडलाइन नंबर है 040
23426201। व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर है 7013711399। ईमेल आईडी है cleantelanganaelectionsincometax.gov.in के ज़रिए रब्ता किया जा सकता है। एयर इंटेलिजेंस यूनिट AIU बेगमपेट हवाई अड्डे और राजीव गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर CISF के साथ मिलकर हिंदुस्तान के दीगर तमाम हवाई अड्डों पर नकदी कीमती अशिया की नक़ल-ओ-हरकत पर नज़र रखी गई है। ESMS इलेक्शन रिजर्व मैनेजमेंट सिस्टम ऐप पहली बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए आपकी रिपोर्ट की तस्दीक के लिए इस्तेमाल की जा रही है। Expenditure monitoring cell which works under Election Commission of India. I'll request him to give a very brief presentation so that all of you can become familiar with our organization in Telangana as well as what we are planning to do for the election expenditure monitoring. Karthik. Respected First of all, I extend my thanks for participating in today's interaction at relatively short notice. As you are aware, we are in midst of preparing for the forthcoming elections, assembly elections in Telangana. And just as a brief background, we have had a very comprehensive meeting with Honorable Election Commission of India when they visited on 3rd of October. And we have informed as to what steps we have taken, and they have also given us certain instructions, certain directions which we are complying with. Before I give you more details about what we are doing and what we intend to do in the next 5 or 6 weeks before the date of election, we'll very quickly give you a short overview of where exactly we stand, what is the organization. concern is this is the time of the year when parents are sending their kids to US for higher studies. They have to show huge amounts, 30 to 50 lakhs or 60 lakhs in the bank account, first to the college to prove that they can raise so much money. They have to keep the money just for one day, take the bank statement, and they will, they pull up money, 3 lakhs, 4 lakhs from hand loans, and they build up so much amount, they withdraw, they take the statement and they withdraw. And also at the time of visa also same thing happens. Visa authorities, they expect us to keep some money. So what is happening is the moment pulling up and then withdrawing, they are getting phone calls from the banks saying that no, we have to inform income tax. This is sending them in a tizzy. They are worried what will happen to their sons, daughters. Two aspects to what you asked. The first one dealt with petty cash, 20,000, 50,000, 60,000. Like I said, the expenditure monitoring is happening at two levels. One is the state authorities. As far as income tax is concerned, they are supposed to intimate us only if the amount is above 10 lakhs. So the movement on the roads, only if it is above 10 lakhs, it is intimated to us, and then we examine it. We do the proper investigation, we check it with the banks, with the books of accounts, and then, like I said, where it is found to be genuine money, it is released. So the amount which is below 10 lakhs, essentially that part of the concern of the public has to be addressed by the state authorities. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि समाज में अमन व हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए रवादारी और एक दूसरे के एहतराम को समझने की ज़रूरत है। राष्ट्रपति भवन में आज एक बैन मजहबी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मज़हब आवाम की ज़िंदगी में अहम मकाम रखता है और मजहबी अक़ायद और तरीक़े आवाम को मुश्किल हालात में राहत, उम्मीद और ताकत देते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि इबादत और ध्यान से इंसानों को अंदरूनी सुकून और जज्बाती इस्तेहकाम मिलता है। उन्होंने कहा कि अमन, मोहब्बत और सच्चाई जैसे बुनियादी रूहानी उसूल भी आवाम की ज़िंदगी को माने बनाते हैं। उन्होंने कहा कि इन उसूलों से आरी मजहबी तौर तरीक़े आवाम को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते। कुतुबुल्लापुर हल्के से कांग्रेस पार्टी के ख्वाहिशमंद MLA उम्मीदवार भूपति रेड्डी नरसारेड्डी ने MLA क्वार्टर्स में कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। TPCC के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव, TPCC के सीनियर नायब सदर मल्लू रवि और चरण कौशिक यादव से MLA क्वार्टर्स में कुतुबुल्लापुर हल्के के लीडरान भूपति रेड्डी नरसारेड्डी ने मुलाकात की।
అచ్చండి మల్లుద్రవి దగ్గరికి ఎవడైనా వస్తారా నీ దగ్గరికి వస్తారా టికెట్ ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా కాంగ్రెస్ మీటింగ్ తీసుకోవాలని కానీ अबे वो ढक्कन पूरा साफ करके देना है శంకర్ ఏమ్మా ఏది కూర్చోము ముందు దానికి వచ్చాను కదా రెండు వచ్చే ఎట్లా శంకర్ ఇక్కడ పనులు చూడాలి కదా ఈ రోజు రావడానికి వీల్లేదు కానీ వస్తాను నీకు ఫోన్ చేసుకుని మళ్ళీ ఇక్కడ కొద్దిగా కోఆర్డినేషన్ పనిలో ఉన్నా पुराने शहर के चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में कार्डन सर्च किया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में सिटी पुलिस कमिश्नर के हुक्म के मुताबिक आइंदा असम्बली इंतखाबात के मौके पर पुरानी बस्ती चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद के नसीब नगर इलाके में 160 पुलिस एहलकारों के साथ कार्डन सर्च किया गया। इसमें 63 गाड़ियों को जब्त किया गया और 8 रोडी शटर्स की काउंसलिंग की गई। साउथ ईस्ट DCP रोहित राजू, एडिशनल DCP जी मनोहर, चंद्रायनगुट्टा ACP मनोज कुमार, पुलिस एहलकारों समेत दीगर आला हुकाम ने शिरकत की। बोल सकते हैं हम लोग भी मतलब पब्लिक के साथ आके मतलब उन लोगों का जो भी प्रॉब्लम्स है वो मतलब जानने के लिए कोशिश के लिए एक छोटा सा बस। क्या मिला सर आपको सर्च करने में? कितने गाड़ियाँ सीज करे और कुछ ऐसा? अभी इसमें तो हमको मतलब 63 टू व्हीलर्स विदाउट एनी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स मिला। अब बाद में इसको पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं, अगर कुछ उसके बाद डॉक्यूमेंट्स आके प्रोड्यूस किया तो गाड़ी को रिलीज करते हैं। सर साउथ ईस्ट जोन में आप रिसेंटली चार्ज लिए हैं, तो यहाँ के रॉडी चीटर्स को और अनसोशल एलिमेंट्स को कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? हाँ, मैंने मतलब 3-4 दिन पहले मैंने DCP साउथ ईस्ट जोन का चार्ज लिया था। मैंने आने के बाद पुलिस स्टेशन विजिट किया और जो भी रॉडी शीटर्स रहता उन लोगों से पर्सनली मिला और कुछ जाके उन लोगों का घर में मिला और उन लोगों का रिलेटिव्स पेरेंट्स से भी मेरा बात हुई। मेरा एक ही अपील है मतलब राउडी शीटर्स का, जनरली सोसाइटी में क्या रहता है, राउडी शीटर्स का एक मतलब इतना बुरा वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, इतना इज्जत नहीं देते लोग भी। मैं मेरे तरफ से और अपना पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपील कर रहा, अगर आप लोग मतलब अच्छी तरह से बिना केसेस का 3-4 साल रहे तो मैं राउडी शीटर निकाल दूंगा। और आने वाले भी मतलब सोसाइटी में अगर कोई ऐसा बॉडीली ऑफेंसेस, मर्डर, अटेम्प्ट मर्डर में केसेस हुए तो ज़रूर राउडी शीटर बुक करेगा और ज़्यादा केसेस है तो उसको PD एक्ट में जेल भेज देंगे। सर अभी आने वाले कुछ और पुलिस स्टेशन में भी ऐसा देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में? डेफिनेटली आने वाले टाइम पे बहुत रहेगा और ये इलेक्शन के सीज़न में तो और इन्फोर्समेंट भी ज़्यादा रहता। पब्लिक को भी मेरा एक अपील है, ये ऐसा मतलब बर्डन जैसा फील नहीं होना, हमारे को पुलिस को भी मदद करना। ठीक, थैंक यू सर। ये मस्जिद है सर, ये रोड है साहब, ये पूरी अगर ये 100 रुपये मिलेंगे तो इधर ये रोड पे ट्रैफिक नहीं रहता उधर ही नहीं है सर, अभी को देखो ये गली में अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।